नमस्कार। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मालदीव ने राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया था और तत्कालीन राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में मालदीव ने अपना स्थान बना लिया था। परंतु तत्कालीन दिल्ली की राजनीतिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। वहां पर मुगलों और अफगानों के बीच सत्ता का संघर्ष था। अफगान इस बात को नहीं भूले थे कि उनसे मुगलों ने दिल्ली का तख्त छीन लिया है। इसलिए अफगान लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे थे और मुगलों से अपने राज्य को वापस लेने का वो प्रयास कर रहे थे। और जिस समय राजस्थान की राजनीति में मालदीव के नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा था, उसी समय दिल्ली की राजनीति में भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बढ़ती हुई टकराहट के कारण एक बहुत राजनीतिक संकट पैदा होने जा रहा था। क्योंकि हुमायूं बाबर की तरह योग्य नहीं था, विलासी था, उसकी नीतियां दूरदर्शितापूर्ण थीं, उसमें वो योग्यता नहीं थी जो कि एक शासक में होनी चाहिए थी। परिणाम ये हुआ कि मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं की पराजय शर्मनाक थी। भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो कि हुमायूं को अपने यहाँ शरण दे सके। दिल्ली की गद्दी पर अब मुगलों के स्थान पर पुनः अफगान सत्ता में बैठ गए थे और इस तरह अपनी सत्ता को हुमायूं खो चुका था। मुगल सत्ता से बेदखल कर दिए गए थे। मुगलों के सामने अब नई चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता शायद हुमायूं में नहीं थी। दिल्ली में हुए इन राजनीतिक परिवर्तनों का जो असर था वो राजस्थान की राजनीति के ऊपर भी पड़ा। शेरशाह अभी दिल्ली की गद्दी पर नया नया बैठा था। उसके सामने अनेकों समस्याएं थीं और उन समस्याओं में महत्वपूर्ण बात थी कि उसकी जो सेना थी वो बिखरी हुई थी। देश के कई भागों में उसको मुगलों से संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए उसकी सेना सिंध में, बंगाल में, पंजाब में, बिहार में फैली हुई थी। यानी कि उसकी सेना का केंद्रीकरण नहीं था। और जब मालदीव ने ये देखा कि शेरशाह की सेनाएं यततत बिखरी हुई हैं और शेरशाह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो खुद मारवाड़ आ सके, तो मालदीव ने अपने राज्य विस्तार की नीति को प्रारंभ किया और मालदीव ने हुमायूं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मालदीव ने हुमायूं को अपने यहाँ आने का जो निमंत्रण दिया था उसके पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, राजनीतिक स्वार्थ थे। शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति मालदीव के लिए चुनौती थी। मालदीव ये जानता था कि अगर शेरशाह की शक्ति बढ़ती चली गई तो राजपूताने की में उसकी जो सत्ता है, जो मारवाड़ का जो राज्य है वो भी खतरे में हो सकता है। जो मालदीव से नाराज बहुत से राजपूत सरदार थे वो भी शेरशाह के यहाँ प्रश्रय पाए हुए थे। शेरशाह बराबर उनको अपने यहाँ आश्रय देता रहा था। उनसे बराबर मालदीव को खतरा था और मालदीव का भय ये था कि शेरशाह अगर और ताकतवर होता है तो वो एक न एक दिन उसके लिए चुनौती बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा था कि अगर वो हुमायूं को प्रश्रय देता है और हुमायूं उसकी सहायता से दिल्ली की सत्ता पर पुनः बैठता है तो शेरशाह का जो घमंड है, वो दर्प है, वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं जो गद्दी बैठेगा तो हुमायूं हमेशा उसके प्रति ऋणी रहेगा, हमेशा उसके पक्ष में रहेगा और दिल्ली में एक शक्तिशाली मित्र उसको मिल जाएगा। इसके साथ साथ
मालदीव ये भी जानता था कि शेरशाह की सेना अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सेना का एक बड़ा भाग बंगाल में मौजूद है, गाका प्रदेश में है, देश के अन्य भागों में है, और शेरशाह का ध्यान अभी राजपूताना की ओर नहीं है, मारवाड़ की ओर नहीं है। अतः वो बहुत आसानी से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। तो शेरशाह की उन परेशानियों को, शेरशाह की उन मजबूरियों को का विश्लेषण करने के बाद मालदीव ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने हुमायूं के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हुमायूं मारवाड़ की मदद से दिल्ली का राज्य पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी मालदीव का हुमायूं के समक्ष ये प्रस्ताव था कि अगर हुमायूं चाहे तो दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिए मालदीव उसकी मदद कर सकता है। ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था, परंतु हुमायूं दूरदर्शी था। उसने इस प्रस्ताव के महत्व को नहीं समझा। उसको ये विश्वास था कि वो ठट्टा चला जाएगा और वहाँ के शासक शाह हुसैन की सहायता से वो पहले गुजरात जीतेगा और गुजरात जीतने के बाद वो आसानी से दिल्ली जीत लेगा। परंतु शाह हुसैन ने उसकी कोई सहायता नहीं दी। जो शाह हुसैन था टट्टा का शासक, उसने हाथ खड़े कर दिए। अपने जो ये हुमायूं था उसे सहायता देने में असमर्थता उसने जताई, और इस चक्कर में 7 महीने बीत गए। यानी कि मालदीव के प्रस्ताव और शाह हुसैन की मदद की आशा में 7 महीने बीत गए, और 7 महीने बाद भी हुमायूं को ये लगा कि अगर शाह हुसैन सहायता नहीं देता तो भक्कर का शासक उसको सहायता देगा, परंतु उसको भक्कर से भी मदद नहीं मिली थी। और इस तरह एक बहुत बड़ा समय हुमायूं ने खो दिया। मालदीव का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव की कीमत उसने नहीं समझी थी, और जब इन दोनों जगह से यानी कि शाह हुसैन से और भक्कर से उसको सहायता नहीं मिली, तो उसके बाद उसको मालदीव की याद आई। उसको ये लगा कि मालदीव की सहायता से वो दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर सकता है। और मालदीव के उस प्रस्ताव की आशा में 1542 में वो कच्छ से रवाना हुआ और बीकानेर की सीमा में पहुंचा और जोधपुर की तरफ बढ़ा। उसको उम्मीद थी कि वो फलौदी होता हुआ मारवाड़ में जाएगा और वहाँ पर उसको मालदीव की मदद अवश्य मिलेगी। और इसी दौर में उसने बीकानेर की सीमा पार की और जोधपुर की तरफ बढ़ते हुए फलौदी होता हुआ वो जोगी जो तीर्थ है उस स्थान पर उसने डेरा डाल दिया है। यानी कि मालदीव की मदद प्राप्त करने के लिए उसने जोगी नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। फारसी इतिहासकारों के अनुसार, अगर हम ये विश्वास करें कि फारसी इतिहासकार इस घटना के बारे में, मालदीव के इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहते हैं, तो इन इतिहासकारों का ये कहना है कि मारवाड़ आगमन की सूचना और मालदीव के विचार जानने के लिए हुमायूं ने मीर समद नामक एक व्यक्ति को मालदीव के पास जोधपुर भेजा था। दोबारा सुन लीजिए। हुमायूं ने मालदीव के विचारों को परखने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए, या फिर ये जानने के लिए कि वास्तव में मालदीव हुमायूं की मदद करना चाहता है या नहीं चाहता, उसने मीर समद नामक व्यक्ति को मालदीव के पास भेजा था। उसने रायमल सोनी और शमसुद्दीन अतक खां को भी इसी उद्देश्य से मालदीव के पास भेजा था। निजामुद्दीन के अनुसार इन सभी ने मालदीव के साथ बातचीत करके हुमायूं को ये बताया था कि मालदीव चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु उसका हृदय, मालदीव का हृदय साफ नहीं है। निजामुद्दीन ने यह भी बताया कि किसी समय शेरशाह का एक दूत, यानी कि जब समय बातचीत हो रही थी उसी समय शेरशाह का एक दूत मालदीव के पास पहुंचा था और उसने मालदीव से कहा था कि वो हुमायूं को गिरफ्तार कर ले। इसी बीच मालदीव के पास काम कर रहे हुमायूं के एक पुराने कर्मचारी मुल्ला सुर्ख, क्या नाम था उसका, मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को ये सुझाव दिया था कि वो
मारवाड़ से जितनी जल्दी हो सके चला जाए, अन्यथा मालदेव उसको गिरफ्तार कर सकता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर हुमायूं को ये विश्वास हो गया कि मालदीव से उसको सहायता नहीं मिल सकती और वो मारवाड़ से रवाना हो गया और अमरकोट की ओर चला गया। हुमायूं का मालदीव के निमंत्रण पर मारवाड़ आना और वापस लौट जाना, फारसी इतिहासकारों ने इस घटना को ऐसे पेश किया है कि जैसे मालदीव ने हुमायूं के साथ विश्वासघात किया हो। परंतु अगर हम ये कहें कि जिस समय मालदीव ने हुमायूं को ये प्रस्ताव भेजा था, उस समय की स्थिति और जिस समय हुमायूं सहायता प्राप्त करने के लिए आया था, उस समय की स्थिति में बहुत अंतर हो चुका था। 7-8 महीने बीत चुके थे। शेरशाह सूरी मजबूत बन चुका था, दिल्ली पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी, उसकी सेना शक्तिशाली हो चुकी थी। हुमायूं उस समय और कमजोर हो चुका था, उसके पास सेना भी नहीं थी, धन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में 7-8 महीने बाद हुमायूं की अगर मदद मालदीव करते तो शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल होती। निजामुद्दीन जो ये कहते हैं कि मालदीव ने हुमायूं को शेरशाह के आक्रमण की आशंका से धोखा दिया, परंतु ये वास्तव में धोखा नहीं था। मालदीव की ये कूटनीति थी। कमजोर हुमायूं की मदद देने का सीधा सा ये मतलब था कि शेरशाह को मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित करना। अतः वक्त और स्थिति को देखते हुए मालदीव ने हुमायूं की मदद नहीं की होगी। ये धोखा नहीं, विश्वासघात नहीं, समय की मांग थी। अगर हुमायूं मालदीव के 7 महीने पहले के प्रस्ताव को मानकर 7 महीने पहले अगर मालदीव के पास आता तो संभव था कि मालदीव हुमायूं की मदद करता और उसकी मदद से हुमायूं दिल्ली के सिंहासन को पुनः प्राप्त करता। परंतु हुमायूं ने चूंकि विश्वास नहीं किया, भारतीय राज्यों के ऊपर शायद उसको विश्वास नहीं रहा होगा, उसको थट्टा के शासक के ऊपर ज़्यादा विश्वास था, उसको गख्खर के शासक के ऊपर पर ज़्यादा विश्वास था, परंतु इन दोनों शासकों ने उसको सहायता नहीं की। मजबूरी में वो मारवाड़ आया था, परंतु तब तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी।